हेलो गाइस, स्वागत है एक और वीडियो में। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए इस वे में कि मैं ये करना चाह रहा था बहुत, जब से मैंने ये जो मैं देखा है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था बहुत ईगरनेस से। क्या आप लोगों को पता है कि मणिपुर में पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर 50 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। सिचुएशन ऐसी है जैसे कंट्री में जंग छिड़ी हो, वॉर, रशिया यूक्रेन टाइप वॉर। इतना बुरा हाल, इतना ज़्यादा वायलेंस, शॉक्ड। मुझे भी नहीं पता था। मुझे आइडिया था कि कुछ हो रहा है, बट इतना भयानक हो रहा है, इतना भयंकर हो रहा है, मुझे नहीं पता था। ऐसे मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट, तो मुझे बहुत अच्छी वीडियो मिली एक्सप्लेन करते हुए कि कहाँ से शुरू हुआ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया इसको क्यों कवर नहीं कर रहा है। सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, असम से हैं, मणिपुर से हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, वो भी इसको कवर नहीं कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है ना। चलो मैं बोलता कम हूँ, सीधा वीडियो पे चलते हैं और आप लोगों के साथ ही देखता हूँ। इस भाई को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिसकी वीडियो बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है भाई ने। चलो देखें। तो चैनल का नाम है सोच बाय मोहक मंगल। बहुत बढ़िया चैनल है भाई का, बहुत इन्फॉर्मेटिव चैनल है और बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई है। नॉर्थ ईस्ट से ही है भाई भी, तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है। मैंने कर लिया हुआ। मेरी स्टेट जल रही है, ये कहा बॉक्सर मैरी कॉम ने मणिपुर के बारे में। अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है। Pride मैं of India। सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है। मणिपुर अभी पूरे केओस में है। कई अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स है ये किलिंग्स की और लिंचिंग्स की। After performing her duty on her way back home, she seems to encounter the mobs. She was shot there at that moment and died. Manipur is burning. लोगों में डर है कि और लोग मारे जा सकते हैं अगले कुछ दिन। अगर आप वीडियोस देखोगे मणिपुर के, तो आपको लगेगा कि उधर कोई जंग चल रही है। सिचुएशन इतनी गंभीर है कि इंडियन सरकार ने आर्टिकल 355 को यूज करके मणिपुर की सिक्योरिटी अपने कंट्रोल में ले ली और एक शूट एट साइट ऑर्डर इशू किया है। The Manipur government issued shoot at site orders last night. कर्फ्यू लग गया है, इंटरनेट बंद है और आर्मी बुला दी गई है। सेना ने आज बहुत छोटे लेवल पे कवर किया गया मेन स्ट्रीम मीडिया में। किसी अखबार में कोई आर्टिकल नहीं है, इंटरनेट पे कुछ खास पर हम नहीं में है। से कितने लोगों को कदर है कि मणिपुर में क्या चल रहा है। Seriously। विराट कोहली और गंभीर की लड़ाई पर आपको ज्यादा आर्टिकल छपे हुए मिलेंगे मणिपुर बिल्कुल सही। वायलेंस के कंपैरिजन से। पर मेरे लिए बहुत जरूरी है आप लोगों को बताना कि मणिपुर में क्या चल रहा है और उससे ज्यादा जरूरी क्यों चल रहा है। क्यों चल रहा और क्या चल रहा। ये है मणिपुर की स्टेट, जहाँ दो रीजन्स है, हिल्स और वैली प्लेन्स। आप देख सकते हैं कि 90% जमीन हिल रीजन्स में आती है और इन्हीं एरियाज में मणिपुर की नागा और कुकी ट्राइब्स है। पर ये ट्राइब जो मणिपुर की 90% जमीन पर है, उनकी पॉपुलेशन है 35% और ये ट्राइब्स मोस्टली क्रिश्चियन है। नागाज और कुकीज भी बस दो ट्राइब नहीं है, बल्कि इन ग्रुप्स में कई ट्राइब्स है। कुछ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स है और कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स। दूसरी 65% पॉपुलेशन है मेतीस की, जिसमें वैष्णवाइट हिंदूज और मुस्लिम शामिल हैं, जिनको पंगल्स भी कहा जाता है। और ये 65% मैतीस रहते हैं मणिपुर की 10% जमीन पर। तो एक तरफ है हिल के लोग जैसे कुकी और नागा ट्राइब्स और दूसरी तरफ है वैली के लोग जो है मैतीस। और ये एक कारण है जिसकी वजह से इन ग्रुप्स के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये सभी ग्रुप्स अपने लिए डिफरेंट चीजें चाहते हैं और इसमें कॉम्प्लिकेशन डाल देती हैं गवर्नमेंट के रूल्स और एक्ट्स। इस टेंशन का अंजाम वायलेंस है जो अभी मणिपुर में चल रहा है। पर इस वायलेंस के पीछे मेनली दो मुद्दे हैं। तो अब इन मुद्दों के बारे में डिस्कस करते हैं और हिल वालों में लड़ाई है। कॉमन लिंक क्या है? ये है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी से। इस साल फरवरी में उनकी सरकार ने एक निर्णय लिया कि वो मणिपुर के जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसकी वजह से उनको कुछ गाँव वालों को अपने घरों से निकालना पड़ा। ये थे चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के सोंगजोन गाँव के निवासी। गाँव वालों का कहना है कि उनको बाहर निकाल दिया गया बिना किसी वार्निंग। कुकी पीपल अलायंस, जो बीजेपी सरकार की अलायंस पार्टनर है, उसने भी इस निर्णय की आलोचना करी। अब ये जो गांव वाले थे वो मोस्टली कुकी एथनिक ग्रुप से थे, वही एथनिक ग्रुप जो हिल रीजन में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का ये निर्णय उनकी पूरी ट्राइब के खिलाफ है। मणिपुर में कई एथनिक ग्रुप्स है जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कुछ देर के बाद। मेरे साथ अभी बने रही। इसी वजह से मार्च में कई ट्राइबल्स ने पीसफुल प्रोटेस्ट करी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ। A massive protest in Manipur's Churachandpur district today against the alleged forceful eviction and the demolition without proper rehabilitation and resettlement. अब जब मैं ट्राइबल्स बोल रहा हूँ, मैं नागा और कुकी ट्राइब्स के बारे में बात कर रहा हूँ।
पर मणिपुर की सरकार ने कहा कि ये प्रोटेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार ने कहा कि इस चीज में उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने मणिपुर में एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन का लैंड सर्वे करवाया जिसमें वो गांव भी शामिल था। A historic joint survey has been launched by the Revenue and Forest Departments in Manipur in a bid to stop human encroachment within the state's scheduled forest areas. और मणिपुर सरकार ने कहा कि इन लोगों की प्रोटेस्ट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कई गांव वाले जंगल की जमीन यूज कर रहे हैं अपने ड्रग बिजनेस के लिए। अब लैंड सर्वे में 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात हुई थी, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट था चुरचंदरपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसके बाद कुछ ट्राइबल लीडर्स ने 8 घंटे का एक बंद अनाउंस किया चुरचंदरपुर डिस्ट्रिक्ट में। इस शटडाउन से पहले चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह एक जिम इनॉग्रेट करने जा रहे थे और एक रैली को एड्रेस करने जा रहे थे, पर कई प्रोटेस्टर्स ने उस जिम को तोड़ दिया और रैली के वेन्यू में कई कुर्सियां फेंकी। इस चीज के बावजूद बीरेन सिंह ने अपनी रैली रोकी नहीं। फिर प्रोटेस्टर्स ने इवेंट वेन्यू में घुसने की कोशिश करी जहां कई वीआईपीज बैठे हुए थे। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच हाथापाई हुई, जिसके बाद सरकार ने पूरे डिस्ट्रिक्ट पर कर्फ्यू लगा दिया और मोबाइल सर्विस 5 दिन के लिए बंद कर दी। Churachandpur witnessed a complete shutdown. The suspension of mobile internet services मोबाइल सर्विस तो पहले बंद for the होती next है 5 days with immediate effect in Churachandpur. जिसकी वजह से लोकल्स और फ्रस्ट्रेटेड हो गए। पर ये गांव ये वालों को पिछले हटाने का थोड़े दिनों में निर्णय हुआ बस सब कुछ। एक मुद्दा था। एक दूसरा मुद्दा भी आने वाला था सरकार के सामने। इस वीडियो को देखिए। लोग इधर गा रहे हैं वी शैल हम ओवरकम होंगे कामयाब एक में दिन। मणिपुर के चुरचंदरपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने गांव वालों को बाहर निकाल दिया। इसके अलावा एक दूसरा मुद्दा भी था। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने लोगों से अपील करी थी एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च के लिए। स्टूडेंट्स ये लोग विरोध कर रहे थे मणिपुर हाईकोर्ट के एक ऑर्डर को, जिसने कहा कि मणिपुर सरकार को सेंट्रल सरकार को बोलना चाहिए कि मैतीस को एक शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। The Manipur High Court has directed the state government to submit a recommendations to the Union Ministry वैली वाले of लोगों को Tribal scheduled Affairs tribe for का the कह रहे हैं inclusion कि of वो दो। Meiteis in scheduled tribes list. और हिल के लोग यानी कि नागा और कुकी ट्राइब्स ये नहीं चाहती कि मैतीस को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाए। The High Court decision comes at a time when there has been massive opposition के to तो demand दूसरे for ट्राइब ethnic इसके अगेंस्ट है Meiteis कि जो in वैली the वाले state. लोग हैं उनको The शेड्यूल tribal ट्राइब student का bodies स्टेटस नहीं even मिलना threatening चाहिए। protest over the issue. मैतीस शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस की मांग कर रहे हैं 2013 से। मैतीस का मानना है कि उनकी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहिए अपनी जमीन और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट जो बांग्लादेश और म्यांमार से है, उनकी वजह से मैतीस की आइडेंटिटी और कल्चर पर एक नुकसान पड़ रहा है। We are asking for our survival. We want to survive in our ancestral land. That is the most important point. और मैतीस कहते हैं कि अगर उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा तो उससे नागा और कुकी ट्राइब्स को कुछ नुकसान नहीं होगा, उल्टा उससे मणिपुर में पीस बढ़ जाएगा। पर जो हिल के ट्राइबल्स हैं यानी कि नागाज और कुकीज, वो इस बात से अग्री नहीं करते। हिल की जो ट्राइब्स हैं वो कहती हैं कि मैतीस वैसे ही पावरफुल, वेल एजुकेटेड और कनेक्टेड है। अगर उनको शेड्यूल ट्राइब का भी स्टेटस मिल गया तो जो हिल के लोग हैं उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर मणिपुर में और कम हो जाएगी। If in case that is granted by the government, then there will be real division of inner Manipur as well as outer Manipur. हिल की ट्राइब्स दावा कर रही हैं कि मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में अराउंड 2/3 सीट्स वैसे ही मैतीस की हैं। अगर उनके पास इतनी पॉलिटिकल पावर है तो उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की क्या जरूरत है? Manipur Legislative Assembly comprises of 60 क्या जरूरत MLAs, है? out of Seriously? which सही only point है भाई। 20 are representing the tribals. उन्होंने ये भी दावा किया कि मैती कम्युनिटी के कुछ सेक्शंस को शेड्यूल कास्ट और ओबीसी स्टेटस वैसे ही मिला हुआ है, तो उनको उधर से भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। They are under the scheduled caste category. They are also under OBC. Then now, what is the need of categorizing them to be the scheduled tribe? फिर जो मैतीस की भाषा है मणिपुरी, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है। हिल की ट्राइब्स मानती है कि अगर मैतीस को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस भी मिल गया तो जो बच्ची कुछ जॉब्स है हिल की ट्राइब्स के लिए, उसके लिए भी उनको बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी। और यही 2 मुद्दे हैं जो रीसेंट वायलेंस के जिम्मेदार हैं कि हिल की ट्राइब्स मानती है कि मणिपुर सरकार कुकी ट्राइबल लोगों को अपने घरों से बाहर निकाल रही है और वो कुछ देरी में मैतीस को शेड्यूल ट्राइब जनरल को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कुछ दिन पहले ट्राइबल्स की प्रोटेस्ट रैली में इन सब चीजों वायलेंस की वजह स्टार्ट हो गया जब ये अफवाह फैली कि मैती लोगों ने एक ट्राइबल महिला को अटैक किया है। इस अफवाह की वजह से उस रैली में वायलेंस स्टार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे ये वायलेंस पूरे स्टेट में फैल गई।
टीवी न्यूज चैनल से तस्वीरें दिखाई कि कैसे दोनों ट्राइबल्स और मैतीस लोगों के घर जला रहे हैं। Manipur is burning. इसी वजह से इंडियन आर्मी बुलाई गई स्टेट में। तो ये है बेसिकली मुद्दा, आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। हिल और वैली पीपल के बीच में कि उनको स्केड्यूल ट्राइब नहीं मिलना चाहिए, और जो बची कुची अगर उनको मिल गया, जो बची कुची जॉब्स इनके लिए होती हैं गवर्नमेंट लेवल पे, उसके लिए भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। SAM rifles were deployed to control the आर्मी भी आ गई situation है in the वहाँ पे। state. पर आप इन मुद्दों की कॉम्प्लेक्सिटी कश्मीर तब तक वाला नहीं हाल समझ लग रहा है। पाओगे जब तक आप मणिपुर बट की ये कि विदिन complex स्टेट है history को कश्मीर नहीं वाला हाल, समझोगे। आउटर तो में चलते नहीं हैं है। इतना सब हो रहा है और मैं हैरान हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में कुछ नहीं है। कि मणिपुर है किसका। इस वीडियो को मणिपुर है किसका? ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो आप देख रहे हैं उनको पुयस बुलाया जाता है, जो मैतीस के एंशिएंट टेक्स्ट हैं। इनको एक एंशिएंट भाषा में लिखा गया है जिसमें मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के बारे में बात करी गई है। तो मणिपुर का इतिहास स्टार्ट होता है मैती लोगों से, जिन्होंने सदियों से मणिपुर वैली पर राज किया है। कहा जाता है कि ये मैतीज म्यांमार से मणिपुर वैली में आए थे, जहां उन्होंने अपना किंगडम बसाया। कई मैती राजाओं ने मणिपुर पर राज किया और अपना किंगडम एक्सपैंड किया। मैती लोगों के अलावा मणिपुर में कई हिल ट्राइब्स भी थी, जैसे नागाज और कुकीज। ये ट्राइब्स मणिपुर के पहाड़ों पर रहते थे और उनका खुद का कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन था। मैती किंगडम का एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप था हिल की ट्राइब्स के साथ। मैती किंगडम ने कई मिलिट्री कैंपेन्स करे उन ट्राइब्स के खिलाफ। कई हिल की ट्राइब्स पर दबाव डाला गया कि वो मैती कल्चर, लैंग्वेज या फिर रिलीजन को अडॉप्ट करे। अगर हम इतिहास में जाए तो मैती किंगडम ये इसलिए करना चाहता था ताकि वो अपने किंगडम को और बड़ा कर सके और अपने किंगडम को हमेशा से रहा है, जो भी किंग आता है उसको होता है कि मेरा किंगडम एक्सपैंड हो दबाव जाए। डालना पड़ेगा इन ट्राइब्स पर, जिसकी वजह से हिल ट्राइब्स और मैती किंगडम के बीच कई बार वायलेंस हुआ। पर ये कहानी इतनी ब्लैक और व्हाइट भी नहीं है। कई बार मैती किंगडम ने अलायंस बनाई हिल की ट्राइब्स के साथ ताकि वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सके। तो मैती किंगडम को ट्राइब से फॉरेस्ट के गुड्स मिलते, वहीं इन ट्राइब्स को मैती किंगडम प्रोटेक्शन देता दूसरे लोगों से। पर ये चेंज हुआ 1819 और 1825 के बीच, जब बर्मा के एम्पायर ने मणिपुर को इन्वेड कर दिया। बर्मीज एम्पायर से मैती किंगडम को हार झेलनी पड़ी और मैती लोगों पर दबाव डाला गया कि वो बर्मीज कल्चर और बुद्धिज्म को अडॉप्ट करें। बर्मीज किंगडम के हाथों हिल की ट्राइब्स को भी भुगतना पड़ा। हिल ट्राइब्स के खिलाफ बर्मीज रूलर्स ने कई मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च करे, जिससे ट्राइबल लोगों की जाने गई और उनके गांव भी तहस नहस हो गए। ये सिलसिला 7 साल तक चला, जिसकी वजह से इस पीरियड को कहा जाता है द 7 years डिस्ट्रक्शन। ये सिलसिला थमा 1826 में, जब पहली एंग्लो बर्मीज वॉर हुई, जहाँ अंग्रेजों ने बर्मीज किंगडम को हरा दिया और मणिपुर पर कंट्रोल जमा लिया। अंग्रेजों के आ जाने के बाद मणिपुरी सोसाइटी में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंज आया। 1835 में अंग्रेजों ने मणिपुर में एक पॉलिटिकल एजेंसी बनाई और 1891 में इसको अपग्रेड कर दिया, मणिपुर को एक फुल प्रिंसली स्टेट बनाकर। अब पॉलिटिकल एजेंसी और प्रिंसली स्टेट में फर्क है। यहाँ प्रिंसली स्टेट में अंग्रेजों ने राजाओं को कहा कि वो अपना किंगडम संभाले, पर उस चीज के लिए उनको पैसे देने होंगे अंग्रेजों को। जबकि पॉलिटिकल एजेंसी में अंग्रेज एक पॉलिटिकल एजेंट भेजते जो राजा का एडवाइजर होता है, पर एक्चुअली में राजा के पास कोई पावर नहीं थी। वो मान लो एक कठपुतली था अंग्रेजों के हाथों में। इनिशियली अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल जमाया मैती किंगडम पर जो हिल ट्राइब्स थी उनको अंग्रेजों ने खुली छूट दे दी। पर धीरे धीरे ये भी चेंज हुआ और उसके बाद स्टार्ट हुई अंग्रेजों की एक बहुत पॉपुलर पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया जहां मैतीज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती, जिससे हिल ट्राइब्स और सारी आग लगाई अंग्रेजों की, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो चाहे कुछ भी हो, सेटलमेंट हिंदू पॉलिसी मुस्लिम इंडिया ये डिसाइड पाकिस्तान करने के सब। लिए कि किस ग्रुप की कौन सी जमीन होगी। तो उन्होंने मैतीज को कुछ जमीन दी और कुकीज को। पर इसमें 2 प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम थी कि कुकीज ट्राइबल लोग थे, उनकी कोई एक जमीन नहीं थी। वो डिफरेंट जगह जगह जाते अपने जानवरों के साथ। इसलिए जब उनको ये कहा गया कि आपकी जमीन अब परमानेंट है, तो जो उनका कल्चर था उसको वो फॉलो नहीं कर सकते थे। दूसरी प्रॉब्लम थी कि अंग्रेजों ने ज्यादा फर्टाइल लैंड मैतीज को दी थी और ऐसी जमीन जिसमें ज्यादा उपज नहीं थी वो कुकीज को दी। ऐसी चीजों की वजह से मैतीज और हिल ट्राइब्स के बीच टेंशन बढ़ती गई और ये सिलसिला इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद भी नहीं थमा। ब्रिटिशर्स की लगाई हुई आग तो आज तक नहीं थमी।
पर कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला था और इस बार दुश्मन अंग्रेज नहीं थे बल्कि इंडियन सरकार थी। ये है महाराजा भोज चंद्र सिंह, जो मणिपुर के महाराजा थे इंडिपेंडेंस के बाद। 1891 में अंग्रेजों ने मणिपुर को एक प्रिंसली स्टेट बना दिया था। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद इन महाराजा को ये डिसाइड करना था कि क्या मणिपुर इंडिया के साथ जाएगा, पाकिस्तान के साथ, या फिर इंडिपेंडेंट रहेगा। महाराजा भोज चंद्र सिंह ने क्या निर्णय लिया कि मणिपुर इंडिपेंडेंट रहेगा। अब जो आगे मणिपुर की कहानी है उस पर एक गेम ऑफ थ्रोन्स का एपिसोड बन सकता है। मणिपुर इंडियन सरकार के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक था क्योंकि मणिपुर म्यांमार और चाइना की बॉर्डर पर था। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट को डर था कि मणिपुर में कम्युनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी, जिसकी वजह से इंडिया में भी इंस्टेबिलिटी हो सकती है। इसलिए इंडियन सरकार के लिए बहुत जरूरी था कि मणिपुर इंडिपेंडेंट ना रहे बल्कि इंडिया का भाग बन जाए, और इस चीज में इंडिया सक्सेसफुल रहा। 1949 में मणिपुर ने एक मर्जर एग्रीमेंट साइन किया, जिससे मणिपुर इंडिया की स्टेट नहीं बनी बल्कि एक यूनियन टेरिटरी बन गई। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। इस साइनिंग के पहले मणिपुर के कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे महाराजा के खिलाफ कि वो अपनी स्टेट में मोनार्की नहीं चाहते। इसी वजह से एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई उधर। पर जब महाराजा ने मर्जर एग्रीमेंट साइन किया, उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली से परमिशन नहीं ली थी, बल्कि कई मणिपुरीज कहते कि महाराजा ने ये सिग्नेचर दबाव में आकर किया। कहा जाता है जब 1949 में महाराजा शिलोंग गए असम के गवर्नर से बात करने के लिए, तब उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया और तब तक बाहर नहीं निकाला जब तक वो मर्जर एग्रीमेंट पर साइन नहीं करते। मणिपुर में कई एथनिक ग्रुप्स इस चीज से खुश नहीं थे, क्योंकि दिक्कत ये थी कि मर्जर के बाद मणिपुर को सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही थी। एक्चुअली पहले 25 साल तक मणिपुर एक फुल स्टेट नहीं थी, वो एक यूनियन टेरिटरी ही थी। तो मणिपुर को इंडियन ब्यूरोक्रेट्स रूल करते, जो मणिपुर से नहीं थे बल्कि इंडिया के दूसरे भागों से थे। इसके अलावा एक और दिक्कत थी, डिफरेंट कम्युनिटीज को डिफरेंट चीजें चाहिए थी। जैसे नागा ट्राइब चाहती थी कि मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग मिलकर नागालैंड के साथ जुड़ जाए। कुकीज चाहते थे कि इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार में जिन भी एरियाज में कुकी डोमिनेशन है, उनका एक अलग देश बन जाए, जालेंगा। कुकीज को कुकी लैंड चाहिए था, नागाज को नागालिम। और प्रॉब्लम ये थी कि कुछ एरियाज दोनों में कॉमन थे, जबकि मैतीज ये दोनों चीजें नहीं चाहती थी। उनका मानना था कि कई सदियों से मैतीज का राज था मणिपुर के एरिया पर, जहाँ हिल रीजन्स भी थे। इसलिए वो चाहते थे कि हिल रीजन्स जहाँ कुकीज और नागा है, वो भी मणिपुर में आ जाए जहाँ मैतीज का राज हो। इंडियन सरकार ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन चुना जिससे सभी नाखुश थे। उन्होंने मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया और मैतीज, जिनको एक शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया था पहले, वो स्टेटस छीन लिया। क्योंकि इंडियन सरकार ने आर्ग्यू किया कि मणिपुर में आपकी डोमिनेशन है, तो आपको ये स्टेटस क्यों चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मैतीज को कहा कि वो हिल रीजन्स में जमीन नहीं खरीद सकते। इंडियन सरकार ने फिर कुकी और नागाज को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया और कहा कि तुम मणिपुर में कहीं भी जमीन खरीद सकते हो। अब कहा जाता है कि ऐसा सोल्यूशन जिससे सभी पार्टीज नाखुश हो, वो एक अच्छा सोल्यूशन है। पर इस सोल्यूशन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। 1972 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी से एक स्टेट बना दिया गया और इसी साल मणिपुर में पहले इलेक्शंस हुए। और इन इलेक्शंस में एक प्रॉब्लम थी। मणिपुर में 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसमें से 40 मैती डोमिनेटेड वैली एरिया में और 20 हिल रीजन में, जिसका मतलब है कि मैतीज के लिए पावर जीतना ज्यादा आसान है, जिसकी वजह से मोस्टली मणिपुर के चीफ मिनिस्टर मैती कम्युनिटी को फेवर करेंगे। हिली एरियाज के ट्राइबल लोगों का मानना है कि इसी वजह से मणिपुर की पॉलिसीज उनके खिलाफ होती है। जैसे रीसेंट डिसीजन जहां सरकार ने कई कुकी गांव वालों को अपनी जमीन छोड़ने के लिए कहा। The lands that we are very much dear to us, that is very much very dear to us, and which had been occupied since time immemorial, has been tried by the government of Manipur to snatch away from us. Point है। ट्राइबल लोग ये भी कहते हैं कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जैसे कई मैती कम्युनिटी के लीडर्स ने कुकीज को रेफ्यूजीज कहा है, जबकि कुकीज कहते हैं हम कोई रेफ्यूजी नहीं है मणिपुर में, हम सदियों से मणिपुर के हिली एरियाज में रह रहे हैं, तो हम रेफ्यूजीज कहाँ से हुए। वो एक और उदाहरण देते हैं इस डिस्क्रिमिनेशन का। ये कौन सी भाषा है? मैथिलियन भाषा, जो बंगाली स्क्रिप्ट में लिखी जाती है और मैती कम्युनिटीज को यूज करती है। 1979 में ट्राइबल लोग भी इस भाषा का ऑफिशियल लैंग्वेज बना। ऐसा नहीं है कि इसकी भाषा को बस मैती लोग ही अच्छी तरह ट्राइबल लोग भी इस भाषा का इस्तेमाल। 1980 में सरकार ने कंपलसरी बना दिया क्लास 10 तक इस भाषा को। मणिपुर के ट्राइबल्स खुश नहीं थे इस चीज से। इन्हीं उदाहरणों की वजह से वो ये मानते हैं
कि मैतीज उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, जबकि मैतीज कहते हैं कि उनके खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। We are being marginalized, in our own land. We are being treated as an outsider in our own ancestral land. एक मैती लीडर ने कहा कि करीब 60 सालों में उनकी ये तो क्लियर लग रहा है इंटरव्यू सुन के कि मैती लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वो कहते हैं कि अपनी ही मातृभूमि में वो आउटसाइडर्स हो गए हैं और जहाँ ट्राइबल लोग उनकी जमीन ले सकते हैं वो ट्राइबल लोग की जमीन ही ले सकते। महतीज ये आर्ग्यू करते हैं कि उनको अपनी स्टेट में एक इनर लाइन परमिट सिस्टम चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड जैसी स्टेट्स में है। मैं बताता हूँ ये सिस्टम क्या है। महतीज ये कह रहे हैं कि वो इलीगल माइग्रेशन से तंग आ गए हैं जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज मणिपुर में कम हो गई है। तो हम क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कोई भी व्यक्ति जो मणिपुरी नहीं है उसको एक परमिट की जरूरत होगी मणिपुर में घुसने के लिए। अब आप बोलोगे कि जो हिल की ट्राइब्स हैं वो भी इस बात को मंजूर करेंगी, पर वो इस सिस्टम के खिलाफ है। उनका कहना है कि मणिपुर में पावर मैतीज के पास है। कई मैती लीडर्स ने कहा है कि कुकीज ही रेफ्यूजीज है, तो क्या पता कि कल मैतीज बोले कि कुकीज को भी परमिट की जरूरत होगी मणिपुर की वैली में घुसने के लिए। मैतीज पर ट्रस्ट नहीं करती इसलिए वो इस सिस्टम को लागू नहीं करना। कई बार मैतीज ने एक लॉ बनाने की कोशिश करी इसके बारे में, पर इंडियन प्रेसिडेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह से मैतीज ने एक अलग तरकीब निकाली कि हमें सरकार शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देते। Meeting organized by the All Tribal Students Union Manipur on the scheduled tribe status demand by the Meitei and Meitei Bangal communities of Manipur. वही स्टेटस जो मैतीज के पास था 1949 के पहले, पर हिल रीजन की ट्राइब्स कहती हैं कि भाई तुम्हें क्या शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की जरूरत जब तुम्हारी ही डोमिनेशन है हमारी स्टेट में। और इन्हीं मुद्दों की वजह से मैतीज और हिली ट्राइब्स के बीच लड़ाई होती रहती है, क्योंकि दोनों ग्रुप्स ये मानते हैं कि किसी भी पॉलिसी का अगर एक ग्रुप को फायदा हुआ तो उसका अंजाम ये होगा कि दूसरे ग्रुप का अंग्रेजों की लगाई हुई आग है दो भाइयों के बीच में। ये है दो नेशनल हाईवेज NH2 और NH37 जो मणिपुर को इंडिया के दूसरे भागों से कनेक्ट करते हैं। पर ये बस दो हाईवेज नहीं है, बल्कि ये पैसे कमाने के तरीके हैं। जिस भी ग्रुप का इन्फ्लुएंस रहता है इस हाईवे के आसपास, वो उन हाईवेज को यूज करता है इलीगल टैक्स कमाने के लिए। सामान मणिपुर के अंदर भेजना है, बाहर निकालना है तो पैसे। और ये पैसा किसको फंड करने के लिए यूज किया जाता है? इंसर्जेंट ग्रुप्स। हर एथनिक कम्युनिटी का मानो एक इंसर्जेंट ग्रुप बन गया है। जैसे कुकीज के लिए कई इंसर्जेंट ग्रुप्स बने हैं जो कहते हैं कि हम अपने लोगों की सुरक्षा करते हैं। जैसे कुकी कमांडो फोर्स, कुकी नेशनल आर्मी, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुकी फ्रंट काउंसिल, कुकी इंडिपेंडेंट आर्मी, चिन कुकी रेवोल्यूशनरी फोर्स और कुकी डिफेंस फोर्स। नागास के भी अपने इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जैसे NSCN-IM। और नागालैंड की भी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आखिरी में मैं एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, उसको देखना। और मणिपुर इतना कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आपको लगेगा कि नागाज और कुकीज दोनों हिल ट्राइब्स के हैं, वो दोनों एक साथ रहते होंगे पीस में मैतीज के साथ लड़ाई करने के लिए ना, पर ऐसा भी नहीं है। उन दोनों के बीच भी बहुत वायलेंस हुआ है। जैसे 1990s में हजारों लोग मारे गए थे नागा और कुकी क्लैशेस में, क्योंकि NSCN-IM नागा इंसर्जेंट्स ने कुकीज को टारगेट किया उन गाँव में जहाँ नागाज की मेजोरिटी थी, क्योंकि वो कहते कि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे नागाज को यूनाइट करना चाहते हैं नागालैंड बनाने के लिए। वही KNF और KNA जैसे कुकी ग्रुप्स ने नागाज को टारगेट किया है। अब मुझे कई बार लोग कमेंट करते हैं कि तुम प्रॉब्लम तो बता देते हो, सोल्यूशन नहीं। ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर मैं मानता हूँ कि किसी भी इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को हम इकोनॉमिक चीजों से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि जब गुजरात में दंगे हुए 2002 में, अहमदाबाद में बहुत वायलेंस हुआ और सूरत में नहीं। और इसके पीछे एक कारण था। सूरत में हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ काम करते थे। हिंदूज बिजनेस चलाते थे और मुस्लिम्स कारीगर थे, जबकि अहमदाबाद में ऐसा नहीं था। अहमदाबाद में दोनों कम्युनिटीज बटी हुई थी। तो आप ही सोचिए, अगर आप हिंदू हैं और आपके कारीगर मुस्लिम हैं, अगर आपके कारीगर पर अटैक हुआ तो अगले दिन आपका बिजनेस का क्या होगा? आप भी भुगतोगे। इसी वजह से रिसर्चर्स कहते हैं कि इकोनॉमिक जरूरतें वायलेंस कम कर सकती है ग्रुप्स के बीच। और मणिपुर और इंडियन सरकार को ऐसी ही कुछ तरकीब लानी होगी जिससे मणिपुर की सारी कम्युनिटीज इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हो जाए। अब ऑब्वियसली कहना आसान है, अब सोल्यूशन तो मुश्किल है ही, पर कम से कम हम कदम तो बढ़ा सकते हैं ना। बस ये याद रखना कि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत घंटे लगते हैं रिसर्च और एडिटिंग में। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना। एक रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ आपसे। अब मैं जाते जाते आपको 2 वीडियो जरूर रेकमेंड करना चाहता हूँ। एक वीडियो है मणिपुर सोसाइटी के ऊपर, जहाँ हमने बढ़िया वीडियो बनाई है मणिपुर में महिलाओं का इतना बड़ा रोल क्यों है उनके समाज में, और इसकी हिस्ट्री बहुत फैसिनेटिंग है। और दूसरा वीडियो है नागालैंड पर, जो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस है हमारे चैनल पर। नागाज के बारे में हमने बहुत बात करी, तो उनके इतिहास को समझने भाई के चैनल की सारी वीडियोस इतनी बढ़िया
आप कुछ भी हिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉपर सच जानना हो तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे मैंने लिंक डाला हुआ और कमेंट कर देना कि आप यहाँ देख के वहाँ सब्सक्राइब करने गए हो। प्लस अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो इस चैनल को भी, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बहुत बुरा लगता है यार, इतना बड़ा वायलेंस चल रहा है एक स्टेट के अंदर और किसी को इसके बारे में खबर ही नहीं है। और ये भी लगता है कि अगर मेरी रीच होती इतनी तो शायद इसको मैं और बड़े लेवल पे लेके जाता, क्योंकि एक मणिपुर के यूट्यूबर ने इसको काफ़ी मतलब अच्छे से प्रेजेंट किया, पर अभी भी ये नेशनल लेवल पे नहीं है, नेशनल न्यूज़ में नहीं है, लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगा था कि मुझे ये वीडियो को आप लोगों के साथ देखना चाहिए और शेयर करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो कि मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। जितनी हमारी रीच बड़ी होगी उतने ये मुद्दे हम और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। आज के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।